नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक इस सीरीज में लगभग 25 पार्ट कवर किए जा चुके हैं। 25 पार्ट का मतलब है 250 टॉपिक। जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उस पिछले वीडियो में 21 से लेके 25 तक 5 पार्ट एक साथ कवर किए गए हैं। थोड़ा लंबा वीडियो बना था, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो है, तो आप स्पीड बढ़ा के उस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और आज देखते हैं आज का जो 26वां पार्ट है, इस 26वें पार्ट का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में नाद प्रभु कैंपागोड़ा, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि जो मूर्ति बनाई गई है, जो स्टैच्यू स्थापित किया गया है, ये नाद प्रभु कैंपगोड़ा की है। इनकी प्रतिमा का एक अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपसे जो सवाल बनेगा वो ये होगा कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस महापुरुष के याद में बनाई गई है? तो वह है नाद प्रभु कैंपगोड़ा। और कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो बाहर का परिसर है, उस परिसर में ये मूर्ति बनाई गई है। बेंगलुरु हवाई अड्डे के में कैंपगोड़ा की ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची और कांच से निर्मित है। मतलब तांबे और टिन से निर्मित कांच, जो कांसा होता है, उससे मिलकर बनी हुई है। इस मूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य के 31 जिलों से मिट्टी लाई गई थी। यानी कर्नाटक राज्य के 31 जिलों की मिट्टी को भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और नाद प्रभु जो कैंपगोड़ा है, इनके बारे में जान लीजिए। नाद प्रभु कैंपगोड़ा को बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है और कैंपगोड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंत थे। कैंपगोड़ा कौन थे? ये कैंपगोड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंत थे और इन्होंने बेंगलुरु जो शहर है, इसकी स्थापना की थी। तो ये आप याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है, भारत में स्टील उत्पादन का इस समय क्या मतलब कैसा उत्पादन है या क्या रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, किसने? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए स्टील के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। ठीक है, तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ चुका है स्टील के उत्पादन में। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर जापान था, लेकिन हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब हम दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो आगे क्या है? आगे है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने बताया है कि चीन जो है विश्व का लगभग 57% स्टील का उत्पादन करता है। कौन? चीन। चीन विश्व के 57% स्टील का उत्पादन करता है और भारत कुल विश्व के उत्पादन का 18% मतलब वृद्धि की है। भारत ने अपने स्टील उत्पादन में 18% की वृद्धि की है। और इस तरह से भारत का जो स्टील उत्पादन है वो 118 मिलियन टन हो चुका है। कितना? 118 मिलियन टन। पिछले 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति इस्पात की जो खपत है वो 50% की बढ़ोतरी के साथ 57.8 किलोग्राम से बढ़कर 78 किलोग्राम हो गई। यानी कि अगर एवरेज भारत में देखा जाए कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना स्टील उपयोग किया जा रहा है, तो पर व्यक्ति 57.8 किलोग्राम से बढ़कर 78 किलोग्राम ये पर व्यक्ति खपत हो चुकी है भारत में। यानी हम भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है स्टील का और दूसरे नंबर का उत्पादक भी बन चुका है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा। क्या है? भारत में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये बिहार में सीतामढ़ी नामक एक जिला है। क्या नाम है? सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी में सीता माता की 251 फीट ऊंची, कितनी? 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इस प्रतिमा का निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा स्थापित किया जा रहा है। कौन? रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा। कहाँ पर? बिहार के सीतामढ़ी जिले में। यह भारत में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। भारत में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा
बिहार के सीतामढ़ी में स्थापित की जा रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भारत के पहले सांस्कृतिक दूतावास केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, यहीं सीतामढ़ी में। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रेणियों में विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क को स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? हरियाणा का गुरुग्राम और नूह जिला, इन दोनों में जो अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं वहाँ पर यह सफारी स्थापित किया जा रहा है। इस सफारी पार्क का आकार लगभग 10,000 एकड़ में फैला हुआ है। कितना क्षेत्र है? 10,000 एकड़ में ये सफारी पार्क फैला हुआ है। और इस परियोजना के प्रबंधन के लिए अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यानी इसका जो मैनेजमेंट है वो एक अलग फाउंडेशन, एक नया फाउंडेशन करेगा जिसका नाम अरावली फाउंडेशन। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में स्थित है। शारजाह जो कि यूएई में है और लगभग 2,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत। देश की पहली डिजिटल साक्षर रूप जो ग्राम पंचायत है वो किसे घोषित किया गया है? तो वो है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुल्लमपरा। क्या नाम है? पुल्लमपारा गांव। इसको, ये ऐसी पंचायत है जो देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्रामीण पंचायत बन चुकी है। केरल का तिरुवनंतपुरम में स्थित पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, ठीक है। और 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने इस ग्राम पंचायत के समाज में सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए डीबी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक केरल सरकार ने डिब्बी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया था इस गांव के लोगों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए। तो ये आपने जाना पूरे भारत का पहला डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय। आपने एक शायद मीम देखा होगा या वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक कमरा था और कमरे में मतलब खिड़कियाँ बनाई गई थी, फोटो की खिड़कियाँ बनाई गई थी और बच्चे कुछ पढ़ रहे थे, सामने मोदी जी उनके साथ थे। वो वैदिक विद्यालय बनाया गया था, देश का पहला वैदिक विद्यालय। उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो अभी दूसरा वैदिक विद्यालय कहाँ बना है? तो अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उड़ीसा के पुरी में, कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। यह एक आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय मतलब जहाँ पर बच्चों के रहने की पूरी व्यवस्था होती है, जैसे कि नवोदय है और भी जो विद्यालय होते हैं वो आवासीय होते हैं, जहाँ पर बच्चे रहते भी हैं वहीं पढ़ाई करते हैं। इनमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के पहले राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के उज्जैन में की जा चुकी है। पहला आदर्श वैदिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और दूसरा उड़ीसा के पुरी में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव। देश का ऐसा पहला गाँव जो पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित है। तो वो गाँव कौन सा है? वो गुजरात का मोढेरा गाँव है। गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ये नाम याद रखिएगा, मोढेरा गांव। कहाँ पर है? गुजरात में। इस गांव के अंदर दिन के समय घरों में लगे सौर पैनल से बिजली पैदा होगी और यह बिजली बैटरियों में भंडारित की जाएगी और सूर्यास्त के बाद इन्हीं बैटरियों से पूरे गाँव को ऊर्जा प्रदान की जाएगी, बिजली प्रदान की जाएगी। तो पूरा गाँव सौर ऊर्जा संचालित होगा। कौन सा? गुजरात का मोढेरा गाँव। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है देश का सबसे बड़ा मोटा अनाज जो प्रसंस्करण उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? मोटा अनाज जिसे अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं। और मिलेट्स इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि भारत के आग्रह करने पर यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है, यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और भारत में ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो मोटे अनाज से संबंधित हैं। अभी हाल ही में संसद में भी एक भोज कार्यक्रम किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो मोटे अनाज का भोज था। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला है, उसमें नाथिया नावा गांव का है। नाथिया नावा गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के सबसे बड़े मोटे अनाज या मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है या उसका उद्घाटन किया है। तो ये आपने जाना कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नाथिया नावा गांव में।
और जो मिलेट है, ये मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित यह इकाई भारत की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली इकाई है। यानी जो मिलेट से कुछ उत्पाद बनाए जाएंगे, उसको प्रसंस्कृत किया जाएगा, उनको मतलब एक फैक्ट्री स्थापित की गई है एक प्रकार की, जहाँ पर मिलेट से कुछ नए उत्पाद बनाए जाएंगे। तो ऐसा उत्पाद बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई है। और इसकी वार्षिक जो प्रसंस्करण क्षमता है वो 10,000 से 12,000 टन है। ठीक है, 10,000 से 12,000 टन हर वर्ष ये मिलेट्स का प्रसंस्करण करेगी। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसलिए ये मोटा अनाज से संबंधित आपको कोई भी प्रोग्राम मिले तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोटे अनाज से संबंधित सवाल आएंगे। हो सकता है मोटे अनाज में जो प्रमुख अनाज हैं उनकी एमएसपी भी आपसे पूछ ली जाए, तो यदि कहीं पर एमएसपी इन पे मिलती है तो वो भी पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, यानी भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो अक्टूबर 2022 में राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजस्थान का राजसमंद जिला है और वहाँ राजसमंद में नाथद्वारा नाम का एक स्थान है, नाथद्वारा। उस नाथद्वारा स्थान में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। कितनी ऊंची है? 369 फीट ऊंची प्रतिमा है राजस्थान के राजसमंद में। और इसकी की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा है। इसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? विश्वास स्वरूपम। क्या नाम है? विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है इस सबसे ऊंची प्रतिमा को। और इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में विराजित किया गया है। तो ये आप जरूर यही इतना बस याद रखिएगा कि राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा नामक स्थान पर यह स्थापित की गई है। अगले और आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज के जिस पार्ट का आखिरी टॉपिक है, अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय। अमेरिका में एक ऐसा म्यूजियम स्थापित किया गया है जो पूरी तरह महात्मा गांधी को समर्पित है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये जान लीजिए। तो अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में, कहाँ पर? न्यू जर्सी में आदित्य बिरला समूह और न्यू जर्सी स्थित गांधीवादी सोसाइटी के द्वारा साझेदारी के साथ यह म्यूजियम स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित है? अमेरिका के न्यू जर्सी में। किसके द्वारा? आदित्य बिरला ग्रुप और अमेरिका की गांधीवादी सोसाइटी के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इस म्यूजियम में गांधी जी के जीवन दर्शन संदेशों और उनके समर्पित अमेरिका में पहला संग्रहालय आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और यह अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय है, यानी पूरे अमेरिका में पहला म्यूजियम है जो पूरी तरह गांधी जी को समर्पित है। इस संग्रहालय में कलाकृतियों के साथ डिजिटल स्क्रीन प्ले, यानी कि जो बहुत सारी गांधी जी से संबंधित बहुत सारी कलाकृतियाँ रखी गई हैं और साथ ही कुछ डिजिटल स्क्रीन भी लगाए गए हैं जहां पर गांधी जी के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं दिखाई और सुनाई जाएंगी। तो ये आपने जाना अमेरिका में गांधी जी पर स्थापित पहले संग्रहालय के बारे में। और आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। यह इस सीरीज का 27वां पार्ट है, यानी कि इससे पहले 260 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं इस 27वें पार्ट का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है भारत का पहला कोचिंग हब, यानी भारत में एक पूरे कोई एक स्थान है जिसे आप पूरी तरह कोचिंग हब में बदल दिया जाएगा। हालांकि आपने दिल्ली में सुना होगा कि मुखर्जी नगर कोचिंग हब है, या राजेंद्र नगर कोचिंग हब है, या इलाहाबाद में कटरा कोचिंग हब है। तो ऐसे हब हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इन्हें स्थापित नहीं किया गया है या मान्यता नहीं दी गई है। अब एक सरकारी रूप से स्थापित किया जा रहा है कोचिंग हब, तो भारत का पहला कोचिंग हब होगा। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये राजस्थान के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराने के लिए कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर के प्रतापनगर में। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में प्रतापनगर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। इस कोचिंग हब में लगभग 228 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 228 करोड़ की लागत से पूरे कोचिंग हब स्थापित किया जाएगा। यह कोचिंग हब जयपुर के प्रतापनगर में लगभग 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से स्थापित किया जाएगा। इस कोचिंग हब में लगभग 70,000 विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यानी एक बड़ा सा स्थान होगा पूरे जयपुर में, और उस जयपुर में कोचिंग स्थापित करने के लिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से गलियाँ बनी होंगी। कोचिंग बनाने के लिए पूरे प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, तो वो एक व्यवस्थित पूरा हब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगला टॉपिक है विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल। क्या है विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल? तो क्या है इसमें? तो सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में, कहाँ पर? गुजरात के भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। टर्मिनल क्या होता है? जहाँ से मतलब मतलब आयात करके या निर्यात करके कोई चीज़ लाई जाती है, फिर उसको उस स्थान से पूरे देश में वितरित की जाती है, तो एक प्रकार का टर्मिनल होता है। ठीक है ना? आपने कुछ रेलवे स्टेशन के नाम टर्मिनल से सुने होंगे, तो टर्मिनल वहाँ से वो स्थान होता है जहाँ से बहुत कई जगहों के लिए रास्ते कट जाते हैं। ठीक है ना? तो एक प्रकार का टर्मिनल है वो। तो भावनगर में सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया गया है, गुजरात के भावनगर में। इस टर्मिनल के विकास में लगभग 4,024 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 4,024 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके विकास में। और यहाँ विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम होगा। यानी एक ऐसा लॉक गेट सिस्टम जहाँ पर से सामान आएगा और वापस जा सकेगा, ये ऐसा लॉक गेट सिस्टम होगा। और यह टर्मिनल लगभग 1100 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो ये आपने जाना दुनिया के सबसे बड़े सीएनजी टर्मिनल के बारे में, जो गुजरात के भावनगर में स्थापित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस बड़ा चर्चा में रहा है, और बहुत ध्यान देने के लिए, क्योंकि चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी आंदोलन भी हुआ था, और एक महत्वपूर्ण संस्था है जो बैन कर दी गई है, उससे संबंधित है ये। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। सितंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको ईडी बोलते हैं, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने राज्य की पुलिस के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मैंने अभी एक संस्था की बात की थी, एक संगठन की बात की थी जिसको बैन किया गया है, वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। आपने न्यूज में सुना होगा, ये बड़ा विवाद में रहा है और बहुत चर्चा में रहा है। इसके खिलाफ देश भर में सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। ये माना जाता है कि, ऐसा सरकार का मानना है और जो एजेंसियां इनका मानना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कुछ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है, तो इसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था ताकि इनकी जो विभिन्न शाखाएं हैं इन पे छापा मारा जा सके और जो अवैध सामग्री है उसे जब्त किया जा सके। तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस। और इस अभियान के दौरान 15 राज्यों में पीएफआई के नेताओं और दफ्तरों पर छापे मारे गए, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर गंभीर अपराधों में, जैसे आतंकवाद का वित्त पोषण, नृशंस हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि में लिप्त पाया गया है। यानी छापे मारने के बाद इन पर ये आरोप लगाए गए हैं, आतंकवाद का वित्त पोषण, कुछ हत्याएं और संवैधानिक ढांचों की अवहेलना और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ना, ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों को विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। कानून के विरुद्ध एक संगठन घोषित कर दिया गया है पीएफआई को। तो ये आपने जाना ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है 12 महारत्न कंपनियां। पहले 8 महारत्न कंपनियां थी, पिछले साल 10 महारत्न कंपनियां हो गई, अब 2 और बढ़ चुकी हैं, 12 मात्र। तो 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं टोटल। 12 के 12 को आपका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा कि निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, या निम्न में से हाल ही में कौन महारत्न कंपनी बनी है, या फिर महारत्न कंपनियां बनने का क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पूरे टॉपिक में मैंने सारी बातें कवर की हैं। तो देखते हैं क्या है। सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी लिमिटेड को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया, यानी पीएसयू का दर्जा दिया गया है। आरईसी लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त 12 कंपनियां हो गई हैं। कुल कितनी भारत में कंपनियां हो गई हैं महारत्न प्राप्त? 12 कंपनियां हो गई हैं। तो रेलवे ये जो आरईसी है, इसको जुड़ने के बाद 12 महारत्न कंपनियां टोटल कौन सी हैं? तो पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे आप भेल के नाम से जानते हैं। दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे सीआईएल के नाम से आप जानते हैं, सीआईएल। और गेल इंडिया लिमिटेड,
जो आपने जिसे गेल के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल के नाम से जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईओसीएल के नाम से जानते हैं इसे, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जिसे एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसे आप ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे आप सेल के नाम से जानते हैं, SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 10वीं है, और 11वीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFI है, PFC ये है PFC कंपनी, और ये REC है 12वीं कंपनी। तो आपने 12 की 12 कंपनियों के नाम याद किए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा हर हाल में, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आपकी जो आपको PDF प्राप्त होगी उसमें तो आपको ये मिल ही जाएगी, ठीक है। तो महारत्न दर्जे का जो दर्जा कैसे प्राप्त होता है किसी कंपनी को, वो भी देख लेते हैं। महारत्न का जो दर्जा है वो उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्ष यानी पिछले जो 3 वर्ष है उसने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ का लाभ प्राप्त किया हो उस कंपनी ने, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। 3 क्राइटेरिया हैं किसी कंपनी को महारत्न दर्जा देने के लिए, या तो उसका पिछले 3 वर्ष का लगातार 5,000 करोड़ का मुनाफा हुआ हो, या फिर उसने 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया हो एवरेज तौर पर 3 वर्षों में, और या फिर पिछले 3 वर्षों में उसने 15,000 करोड़ रुपए का कुल शुद्ध जो है वो वार्षिक औसत शुद्ध मूल्य उस कंपनी का हो, मतलब कंपनी का टोटल मूल्य कितना हो 15,000 करोड़ रुपए का भी हो तो भी उस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है हमारा, भारत में अमेजॉन का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। भारत में अमेजॉन कंपनी है जो ई-कॉमर्स कंपनी है, जो आपके यहाँ सामान डिलीवर करती है, आप अमेजॉन से खरीदारी करते हैं, वही कंपनी उसने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पर स्थापित किया है ये इंपॉर्टेंट है। UPPCS में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के द्वारा स्थापित किया गया पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो देख लीजिए। सितंबर 2022 को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया है। कहाँ पर? राजस्थान में। और अमेजॉन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फर्म स्थापित करेगी, यानी अमेजॉन के द्वारा 3 फर्में स्थापित की जाएंगी सौर ऊर्जा से कि 420 मेगावाट क्षमता की। इसमें बिजली संयंत्र 3 कंपनियों द्वारा बिके, यानी कि अब अमेजॉन खुद तो ऐसा सौर ऊर्जा का प्लांट लगाता नहीं है, तो 3 कंपनियों से वो बिजली का ये वो लगवाएगा, अपना प्लांट लगवाएगा। इसमें 3 कंपनियां कौन सी हैं? रेवेन्यू पावर, तो रेवेन्यू पावर के द्वारा 210 मेगावाट क्षमता का एक प्लांट लगाया जाएगा। AMP एनर्जी इंडिया के द्वारा 100 मेगावाट, और ब्रुकफील्ड के द्वारा 110 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो 3 संयंत्र स्थापित करवाएगी अमेजॉन 3 कंपनियों से। तो कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये आपने जाना अमेजॉन के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बारे में। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा। अभी बड़ी चर्चा में रही है, वाराणसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके इस क्रूज सेवा को प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई थी, तो ये चर्चा में रही है, इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए और पता होना चाहिए। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू की गई है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू की गई है, और कहाँ तक जाएगी? ये आसम के बोगीबील तक जाएगी। कहाँ तक? बोगीबील तक जाएगी। और अगले साल की मतलब ये जो सेवा है ये अभी हाल ही में शुरू कर दी गई है, और यह क्रूज सेवा 4,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई की होगी। कितना लंबी दूरी तय करेगी? 4,000 किलोमीटर। ये बहुत महंगी क्रूज सेवा है। क्रूज क्या होता है? क्रूज एक बहुत बड़ा सा जहाज होता है जिसमें लगभग सारी सुविधाएं होती हैं। उसमें उसके अंदर से एक छोटा सा शॉपिंग मॉल भी होता है, उसके अंदर जिम होता है, उसके अंदर खेलने के लिए मैदान भी होता है, उसमें रहने के लिए ढेर सारे कमरे होते हैं, एक पूरा होटल होता है, ठीक है, रहने के लिए पूरा एक होटल होता है, और सारी लग्जरी सुविधाएं होती हैं। उसके अंदर स्विमिंग पूल होता है। तो ये क्रूज होता है बड़ा सा। उस क्रूज में वाराणसी से लेकर बोगीबील तक का सफ़र तय कराया जाएगा, मतलब लोगों को पर्यटन कराया जाएगा। तो यह क्रूज सेवा गंगा नदी और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एक ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगा, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में ये होकर गुजरेगी ये क्रूज सेवा।
और इस क्रूज सेवा के शुरू होने से असम के लोग व्यापार एवं पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अलावा माल वाहन को भी बढ़ावा देने में नदी जलमार्गों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, क्रूज सेवा जाएगी तो नदियों को उस हिसाब से विकसित किया जाएगा कि वहाँ से आसानी से नाव गुजर सकें और नाव में ढेर सारा सामान भी लादा जा सकेगा, तो माल वाहन भी इससे किया जा सकेगा नदियों के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का टोटल विदेशी ऋण क्या है, इसी विदेशी ऋण की स्थिति क्या है भारत की, वो देख लेते हैं। सवाल आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि भारत में वर्तमान में कितना विदेशी ऋण है, या भारत में विदेशी ऋण कितना है, या जीडीपी का कितना प्रतिशत है, इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई, वित्त मंत्रालय में एक आर्थिक मामलों का विभाग होता है और इसकी एक इकाई होती है विदेशी ऋण प्रबंधन। इसके द्वारा भारत के विदेशी ऋण पर एक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है 2021-22, और रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है कि मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। ये जो तथ्य है याद रखिएगा, भारत का मार्च 2022 तक टोटल ऋण कितना है, 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो मार्च 2021 में कितना था, 573.7 बिलियन डॉलर, यानी कि उसमें अभी तक लगभग 48 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और कुल लिए गए ऋण में 499.1 बिलियन डॉलर दीर्घकालिक ऋण है। यानी कि आप जानते ना कि भारत जो है वर्ल्ड बैंक से या कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे जापान, अमेरिका से लोन लेता है, ठीक है। तो लोन दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो 1-2 साल के लिए ले जाता है, और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो 50 साल 100 साल के लिए लिया जाता है। तो हमारा जो अधिकांश लोन है लगभग 499 यानी लगभग 500 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। और मार्च 2022 के अंत तक विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का 19.9% है, जो एक वर्ष पूर्व 21.2% था। यानी हमारा जो पूरी टोटल जीडीपी है उस जीडीपी का कितने प्रतिशत हमारा ऋण है, 19.9% ऋण है हमारा, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है विंडफॉल टैक्स। क्या है विंडफॉल टैक्स, चर्चा में रहा है विंडफॉल टैक्स, तो इकोनॉमी में आपको पता होना चाहिए विंडफॉल टैक्स क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। ज़्यादातर जो कच्चा तेल है हम वो विदेशों से आयात करते हैं, जैसे कि हम सऊदी अरब से आयात करते हैं, इराक से आयात करते हैं। तो इसके अलावा कुछ मात्रा में भारत के अंदर कच्चा तेल का उत्पादन किया जाता है। कहाँ कहाँ पर, गुजरात में, असम में, राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन होता है। तो ये जो कच्चा तेल का उत्पादन करती हैं वो प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं और पीएसयू भी करती हैं। तो इन पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया है। विंडफॉल टैक्स लगाने का उद्देश्य स्थानीय आपूर्ति में वृद्धि करना और इसके साथ ही राजस्व को बढ़ावा देना है। विंडफॉल टैक्स किस लिए है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी मान लिया कि गुजरात में कच्चे तेल का उत्पादन करती है और गुजरात से उत्पादन करके वो श्रीलंका या मालदीव को बेच रही है, तो भाई अब सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि आपने गुजरात में जो कच्चा तेल उत्पादित किया है वो आपने भारत के अंदर ही बेचिए। तो अब अगर बाहर आप बेच रहे हैं तो आप पे विंडफॉल टैक्स यानी ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो अब ज़्यादा टैक्स लगेगा तो ये कंपनियां भारत के अंदर ही बेचेंगी। तो इससे क्या होगा, विंडफॉल टैक्स लगाने से स्थानीय आपूर्ति में वृद्धि होगी, यानी भारत के अंदर ही आपूर्ति बढ़ेगी और राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स और पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर जैसे परिष्कृत उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाया गया है। तो ये आपने जाना विंडफॉल टैक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी। क्या है, भारत की पहली डिजिटल एड्रेस, यानी एक ऐसा पता, एक ऐसा एड्रेस जो भी डिजिटल होगा। तो ऐसे पते वाली, यानी कि एक ऐसा शहर है, एक ऐसा सिटी है जिसके सभी घरों को डिजिटल एड्रेस दे दिया गया है। अगर उस पर मोबाइल पे उनका डिजिटल एड्रेस डाला जाए तो सीधे तुरंत उसके घर का आप पता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा शहर है जो पूरी तरह डिजिटल एड्रेस वाला हो गया है, इंदौर।
कौन? इंदौर। ये याद रखिएगा, भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पर हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा, हर घर का डिजिटल एड्रेस होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना डिजिटल एड्रेस प्रदान कर सकता है कि मेरा डिजिटल एड्रेस है, यहाँ पर आ जाइएगा। डिजिटल एड्रेस में एक कोड आवंटित किया जाता है जिससे घर का पता और घर की लोकेशन दोनों मिल जाते हैं। यानी एक प्रकार का कोड हर व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। वो कोड आप स्कैन कीजिए और स्कैन करके आप उसके घर की लोकेशन प्राप्त कर लेंगे। इंदौर के कुछ युवाओं ने पता नाम का एक ऐसा ऐप बनाया है जिसका नाम है पता। इस नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है जिससे किसी भी एड्रेस को आसानी से खोजा जा सकता है। इस ऐप में अगर इस कोड को आप स्कैन करेंगे तो तुरंत आपको वो एड्रेस प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है, किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और बहुत चर्चा में रही है, चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि पहले बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी, लेकिन इसमें बाजी मार गया गुजरात। तो कहाँ पर है? भारत की कंपनी है वेदांता, खूब नाम सुना होगा आपने। ये एक कॉपर के लिए जानी जाती है। और ताइवान की कंपनी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है फॉक्सकॉन। क्या नाम है? फॉक्सकॉन। तो वेदांता और फॉक्सकॉन ये दोनों मिलकर कहाँ पर अपनी पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगा रहे हैं? गुजरात में। गुजरात में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगा रहे हैं वेदांता और फॉक्सकॉन। तो इस फैक्ट्री के स्थापित होने पर गुजरात को 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कितना? 1.5 लाख करोड़ का। और इसकी स्थापना है तो दोनों कंपनियों, गुजरात सरकार और के मध्य समझौता हुआ। दोनों कंपनियों और गुजरात सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। तो ये कंपनी कहाँ स्थापित होगी? गुजरात में। तो ये आज के 10 टॉपिक हमने कवर किए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। यह इस सीरीज का 28वां पार्ट है। इसके पहले 270 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। और देखते हैं आज के इस पूरे पार्ट में पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है 271वां, भारत का पहला बायो विलेज। क्या है? भारत का पहला बायो विलेज। तो भारत का पहला बायो विलेज कहाँ स्थापित किया गया है वो देख लीजिए। भारत का पहला बायो विलेज त्रिपुरा के सिपाही जला, क्या नाम है? त्रिपुरा के सिपाही जला जिले में दासपारा गांव में स्थापित किया गया है। तो देश का पहला बायो विलेज कौन बन गया है? त्रिपुरा के सिपाही जला जिले का दासपारा गांव देश का पहला जैव गांव या बायो विलेज बन चुका है। यह गांव देश के पहले संशोधित जैव गांव है। मतलब ऐसा गांव जहां पर पूरी तरह सब कुछ जैविक होगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो रासायनिक हो या हानिकारक हो। ठीक है, जहाँ पर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। यानी कि ऐसी चीज़ों का ही उपयोग किया जाएगा जो पर्यावरण रूप से अनुकूल हो, यानी किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाती हो। और इस गांव में जो कृषि होगी वो जैविक उर्वरकों पे आधारित होगी। यानी कृषि में भी हर तरह का जैविक उर्वरक ही इस्तेमाल किया जाएगा, कोई भी रासायनिक उत्पाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो और जैव गांव पहल का उद्देश्य क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो आपने जाना देश के पहले बायो विलेज के बारे में, जो त्रिपुरा का एक गाँव है। आप ये जरूर याद रखिएगा, त्रिपुरा भी याद रखेंगे तो याद आ जाएगा दासपारा गांव त्रिपुरा का है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बहुत चर्चा में रहा है, पूरे विश्व में चर्चा में रहा है, इसलिए और आपको गर्व होना चाहिए कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो किस देश को पीछे छोड़ा है भारत ने? और हमसे पहले 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं जो हमसे ऊपर हैं, और कितनी ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुकी है ये भी आपको बताना चाहिए। तो हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं हम। और लगभग 10 वर्ष पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वां स्थान रखता था। अगर 10 वर्ष पहले जाए तो भारत 11वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर आ चुका है। और वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7% की वृद्धि दर्ज कर रही है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार कमी दर्ज कर रही है। ठीक है ना, 7% से भी
कम जो है वृद्धि कर रही है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व की जो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका नाम जान लीजिए। भारत से ऊपर कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो उसमें सबसे टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और चौथे नंबर पर जर्मनी है। यानी अब हमें किसे टक्कर देना है, जर्मनी को टक्कर देना है। हमारा टारगेट है जर्मनी को पछाड़ना। तो आपने शीर्ष 4 देख ली है, 5वें नंबर पर भारत है और 6वें नंबर पर ब्रिटेन है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। ये कौन स्थापित कर रहा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आप जान लीजिए। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा गुजरात के हजीरा में, कहाँ पर, गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। कहाँ पर, गुजरात के हजीरा में। किसके द्वारा, मुकेश अंबानी जी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। और इस प्लांट का पहला चरण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने घोषणा की है। और कंपनी कार्बन फाइबर कंपोजिट का उत्पादन करने के लिए क्या करेगी, अपने कंपोजिट व्यवसाय को कार्बन फाइबर के साथ एकीकृत कर देगी। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। ये कंपोजिट है, कंपोजिट नहीं, कंपोजिट, ठीक है ना। कंपोजिट व्यवसाय को कार्बन फाइबर के साथ एकीकृत करेगी। यानी कि ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऐसे व्यवसाय जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, उस कार्बन के उत्सर्जन को अपने कार्बन जो फाइबर प्लांट है इससे जोड़ देंगे और उस कार्बन से ये कार्बन फाइबर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अपने सभी उद्योगों को कार्बन फाइबर प्लांट से जोड़कर ये कार्बन फाइबर प्लांट का निर्माण करेंगे, ऐसा इन्होंने घोषणा की है। इससे क्या होगा, कार्बन का उत्पादन कम से कम होगा और पर्यावरण के अनुकूल होगा। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान, ये कहाँ पर बनाया गया है, भारत में एक सबसे बड़ा भूल भुलैया। अगर आप में से किसी ने हैरी पॉटर देखी होगी तो हैरी पॉटर में जिसमें एक कप जीतना होता है, उसमें सबसे लास्ट में एक भूल भुलैया बनी होती है। वहाँ पर पेड़ों की भूल भुलैया होती है, ऐसे करके भूल भुलैया बनी होती है ना, ऐसे करके ऐसे करके। अब इसके बीच में आपको दौड़ना भागना है, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, आप बीच में खो जाएंगे। तो ऐसे करके पेड़ लगाए जाते हैं जिससे आप बीच में खो जाते हैं, ऊपर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और आपको किधर जाना है रास्ता नहीं पता चलता है। तो पेड़ों की यानी उद्यान की एक भूल भुलैया बनाई जाती है। तो अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के एकता नगर में, कहाँ पर बनाई गई है, गुजरात के एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इस उद्यान को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों ओर बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पर बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर खड़ी हुई है उसके चारों ओर एक भूल भुलैया बनाई गई है पेड़ों की या उद्यान की। और इस उद्यान को यंत्र के आकार में बनाया गया है जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तो और ये उद्यान मियावाकी पद्धति से बनाई गई है। अब मियावाकी पद्धति क्या है, मियावाकी पद्धति पेड़ों को या किसी भी प्रकार के वन को मतलब उगाने के लिए बहुत तेज़ी से उगाने वाली एक पद्धति है। ये एक जापानी पद्धति है जिसके द्वारा कुछ ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे पेड़ों का उत्पादन या वनों का उत्पादन बड़ी तेज़ी के साथ होता है। मियावाकी जो वन है एक जापानी वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी के द्वारा विकसित की गई थी। और मियावाकी पद्धति में एक वन को 2 से 3 वर्ष के अंदर ही विकसित कर दिया जाता है इस पद्धति के द्वारा। तो आपने मियावाकी पद्धति के बारे में जाना और भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान के बारे में भी जाना है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वह है दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो गुजरात में शंखेश्वर के श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में। क्या नाम है, श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ, गुजरात के शंखेश्वर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय विकसित किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गुजरात के शंखेश्वर में प्राच्य विद्यापीठ, श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में, ठीक है। इस ग्रंथालय में
25,000 से अधिक पांडुलिपियां जो है उपलब्ध है और पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण में लगभग 1,000 करोड़ 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पूरे ग्रंथालय को स्थापित करने में। इस ग्रंथालय में प्राचीन शैली में तैयार जयपुर के सांगानेर कागज और उड़ीसा के ताम्रपत्र पर हाथ से बनी स्याही का इस्तेमाल करके पांडुलिपियों का पुनर्लेखन और संरक्षण कार्य किया जा रहा है। यानी कि ये जो पांडुलिपियां हैं फुर से लिखी जाएंगी, या ताम्रपत्रों में लिखी जाएंगी और बहुत पुराने कागज में हाथों से लिखी जाएंगी पूरी, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है राजस्थान का मनगढ़ धाम। राजस्थान का मनगढ़ धाम, एक मनगढ़ धाम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। राजस्थान में भी एक मनगढ़ धाम है, वो उसके बारे में बात हो रही है। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, क्या है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिले में एक मनगढ़ धाम है, उसकी गौरव गाथा कार्यक्रम मतलब शामिल हुए थे। वहाँ पर एक गौरव गाथा कार्यक्रम स्थापित किया गया था या मनाया गया था। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे राजस्थान के मनगढ़ में, बांसवाड़ा में जिले में ये स्थापित किया गया था। आगे इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मनगढ़ नामक स्थान पर एक कार्यक्रम स्थापित बनाया गया था, जिसे क्या नाम दिया गया था, मनगढ़ गौरव गाथा, मनगढ़ धाम की गौरव गाथा। ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। और ये मनगढ़ है वो 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद के नेतृत्व में अंग्रेजों की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ये इसीलिए इसकी गौरव गाथा का कार्यक्रम किया गया था, क्योंकि ये जो मनगढ़ है यहाँ पर गुरु गोविंद के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गोविंद गुरु नाम है, गोविंद गुरु, गुरु गोविंद नहीं है, गोविंद गुरु नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा, गुरु गोविंद नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान में गोविंद गुरु नाम के एक आंदोलनकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नेतृत्व में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, ये याद रखिएगा। गोविंद गुरु एक बहुत ही महान हस्ती है राजस्थान की, जो आज़ादी की लड़ाई में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला टॉपिक है डिजिटल रूपी की शुरुआत। आपने क्रिप्टो करेंसी खूब सुनी थी, तो क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन कर दी गई थी और आरबीआई ने वादा किया था कि भारत में जल्द ही डिजिटल ई रूपी लाया जाएगा, डिजिटल ई रूपी, ठीक है। तो डिजिटल ई रूपी की शुरुआत आरबीआई के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन पहले सिर्फ थोक कार्यों के लिए इसको जारी किया गया था। अभी फुटकर कार्यों के लिए यानी कि खुदरा कार्यों के लिए भी डिजिटल ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ शहरों में जारी की गई है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो नवंबर 2022 में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जो द्वितीयक बाजार होता है वहाँ पर थोक बाजार हेतु डिजिटल रूपी की शुरुआत की थी, थोक बाजार हेतु। और हाल ही में रिजर्व बैंक ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया है और इसकी घोषणा की है। खुदरा मतलब फुटकर कार्यों के लिए। खुदरा डिजिटल रुपये को केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा भी कहा जाता है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भी इसको कहा जाता है। और यह पायलट प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ शुरू किया गया है, तो सबसे पहले ये मुद्रा जो डिजिटल ई मुद्रा है ये नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे शहरों में शुरू की गई है। इन शहरों में ग्राहक और व्यापारी आपस में डिजिटल मुद्रा या ई रुपये में लेन देन कर सकेंगे। और भारत की जो मौद्रिक नीति के अनुसार ई रूपी या डिजिटल मुद्रा है वो आरबीआई द्वारा जारी एक संप्रभु और स्वतंत्र मुद्रा है। जैसे कि आप 100 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट ये आप लेते हैं, ये भी एक संप्रभु और स्वतंत्र मुद्रा है। वैसे ही एक डिजिटल ई रूपी भी एक स्वतंत्र और संप्रभु मुद्रा है, आरबीआई के द्वारा जारी की गई। ई रूपी को एक बार आधिकारिक रूप से जारी किए जाने के बाद यह नागरिक, सरकारी निकायों एवं उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम और लीगल टेंडर माना जाएगा। क्योंकि आपकी जो नोटें होती हैं ना कागज की, ये भी लीगल टेंडर मानी जाती हैं, यानी कानूनी रूप से वैध नोटें या पैसे माने जाते हैं। वैसे ही ई रूपी को भी एक लीगल टेंडर माना जाएगा। ई रूपी क्रिप्टो करेंसी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो आप क्रिप्टो करेंसी नाम सुनते हैं ये निजी होती हैं, यानी कि किसी सरकार का इसमें योगदान नहीं होता है और यह सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। यानी जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, जबकि जो ई मुद्रा है ये डिजिटल रूप से जो जारी मुद्रा है ये आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बिटकॉइन से अलग है।
जो ई रुपया है ये डिजिटल मुद्रा को कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा और बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। जो ई मुद्रा है ये उन्हीं मूल्यों में जारी की जाएगी जिन मूल्यों में नोट और सिक्के जारी हैं, यानी कि 10 में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये, इन्हीं मुद्राओं में, इन्हीं रूपों में, इन्हीं मूल्यों में ई रुपये जारी किया जाएगा। और आपके पास अगर ई रुपये होगा तो आप बैंक में जाके या किसी दुकानदार से उसके बदले में नोट भी ले सकते हैं, यानी कि आदान प्रदान किया जा सकता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत में चीनी का उत्पादन। अब हाल ही में भारत चीनी के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी भारत में ही होता है। यानी हम सबसे ज़्यादा चीनी का बनाते भी हैं और सबसे ज़्यादा चीनी खाते भी हैं। और निर्यात के मामले में विश्व में हमारा स्थान दूसरा है। ठीक है, निर्यात में हम दूसरे स्थान पर हैं और उत्पादन उपभोग के मामले में पहले स्थान पर हैं। अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान भारत में 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ था। कितना? 5000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। और चीनी मिलों में गन्ने के संवर्धन से लगभग 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया था। 394 लाख मीट्रिक टन चीनी में से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया। एथेनॉल मतलब जो डीजल पेट्रोल की तरह एक प्रकार का ईंधन है, वो बनाने में 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का उपयोग एथेनॉल बनाने में किया गया। और इस प्रकार चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है टोटल। वर्ष 2022 में ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्यों महत्वपूर्ण है? यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि लगभग पिछले 5-6 सालों से उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में टॉप पे चल रहा था। यानी सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ हो रहा था? उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2022 में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है महाराष्ट्र। 5 वर्षों के बाद महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। इसलिए यूपीपीसीएस के लिए तैयारी करने वाले छात्र ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर, यानी अगले जो हमारा टॉपिक है पर्यटन पर्व 2022। सितंबर 2022 में से अक्टूबर 2022 के मध्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में, माफ कीजिएगा, कहाँ पर? मुंबई के छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय में पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया था। कब? सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 के मध्य। इस पर्व का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के समारोह के रूप में या हिस्से के रूप में मनाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं पहले भी कई टॉपिक्स में आपको बता चुका हूँ। इसी के एक हिस्से के रूप में पर्यटन पर्व का आयोजन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में किया गया था। और इस पर्व का उद्देश्य क्या है? इस पर्व का उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अध्यक्ष केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, ये इसके मुख्य अतिथि और अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक की ओर। आखिरी टॉपिक है नाक से दिए जाने वाला विश्व का पहला टीका या वैक्सीन, इनकोवैक वैक्सीन। क्या नाम है? इनकोवैक वैक्सीन, जो नाक से नेजल वैक्सीन है। तो इसके बारे में जान लीजिए। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में कोविड से बचाव के लिए नाक से दी जाने वाली विश्व के पहले टीके इनकोवैक को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी पूरे विश्व में नाक से दी जाने वाली पहली वैक्सीन है इनकोवैक। इसको मंजूरी प्रदान की है हमारे भारत के औषधि महानियंत्रक ने। और इसे बनाया किसने है? तो जो इंट्रानेजल वैक्सीन है इनकोवैक, या इसका दूसरा नाम है BBV154, ये भी नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। भारत की कंपनी है भारत बायोटेक, इसने इस वैक्सीन को बनाया है। और इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और साथ ही इसमें वाशिंगटन विश्वविद्यालय और सेंट लुइस के साथ इसकी साझेदारी भी है। ठीक है,
और विश्व का पहला इंटरनेजल वैक्सीन है जिसे कोविड-19 की बूस्टर डोज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। और जो इनकोवैक है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं आया था कोरोना का, उसके खिलाफ भी ये बहुत इफेक्टिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये आज के 10 टॉपिक हमने कवर किए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज में अब तक 28 पार्ट कवर किए जा चुके हैं। 28 पार्ट मतलब 280 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, जो यूपी पीसीएस 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ये 29वां पार्ट है, और 29वें पार्ट का पहला टॉपिक क्या है आइए देखते हैं। तो 29वें पार्ट, ये जो 29वां पार्ट है, इसका पहला टॉपिक है डच एडवांस सुपर एडवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है? डच नाम का एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये क्या है? ये रिजर्व बैंक के द्वारा एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। मतलब ये इसका मुख्य काम मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग किसकी? जो विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, बैंकों में जो काम चल रहा है उन कामों का, विभिन्न प्रकार के जो एनबीएफसी हैं उनमें जो भी कामकाज चल रहा है उन पे निगरानी रखने का काम, ये मॉनिटरिंग का काम ये डच नाम का सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम करेगा। तो देख लेते हैं ये क्या है। डच जो है एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, और इसके माध्यम से आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी की स्वचालित कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन में पारदर्शिता लाएगी। इस उपकरण द्वारा आरबीआई बैंकों एवं एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऐसी संस्थाओं पर निगरानी और उनके कामकाज की निगरानी रखेगी। तो मिला के आप समझ गए होंगे, एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के बैंकों और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं उन पर निगरानी रखेगी। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि डच है क्या। डच एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, किसका? आरबीआई का। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सुपर कंप्यूटर परम कामरूप। क्या नाम है इसका? परम कामरूप। ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम कामरूप। आपसे सवाल सीधा सीधा पर सुपर कंप्यूटर पे कई बार सवाल पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर परम कामरूप के बारे में अगर सवाल बनेगा तो सवाल यही बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सुपर कंप्यूटर परम कामरूप कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है ये बताऊंगा, किसने स्थापित किया है, किसने उद्घाटन किया, ये भी बताएंगे। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्चुअली रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी गुवाहाटी में, कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। अब राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था। अब अगर सुपर कंप्यूटर चर्चा में है तो उससे संबंधित कोई मिशन अगर चर्चा में रहा है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में जान लीजिए कि ये 2015 में शुरुआत किया गया था, और इसका उद्देश्य था सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देना। सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ये होता है कि देश के अलग अलग हर क्षेत्र में, ये हमारा देश है और इसके हर क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर, हर जगह हर संस्थाओं में सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर इनको आपस में जोड़कर विभिन्न प्रकार के कामों को आसानी से किया जा सके। तो सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाना है पूरे देश में, और उसके लिए रिसर्च जो है, रिसर्च डेवलपमेंट, इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कौन सा? परम 8000। और भारत का पहला स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम शिवाय। क्या नाम था इसका? परम शिवाय, जो आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था। तो ये आपने जाना सुपर कंप्यूटर जो कामरूप है उसके बारे में, और इसके अलावा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में जाना, और भी आपने कई छोटे छोटे तथ्य जाने हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वह है वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन, GFTC। इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ठीक है ना? ग्लोबल फिल्म टूरिज्म जो सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है
और इसका उद्घाटन किसने किया था, इसकी थीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022, इसका जो उद्घाटन स्थल है वो है नोवोटेल मुंबई। कहाँ पर स्थापित ये हुआ था? नोवोटेल मुंबई, जुहू बीच में नोवोटेल मुंबई एक स्थान है, वहाँ पर ये हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा कराया गया था? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। और इसका थीम क्या थी? इसकी थीम थी अनलेसिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। क्या है? अनलेसिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देना एवं गंतव्यों की पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करना। तो ये आपने जान लिया वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। क्या है? पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था, ये सारी बातें आपको इसमें पता चलेंगी। तो आयोजन कब किया गया था? तो ये जुलाई 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा था। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2022 में किया गया था। और इसका सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री हैं, डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। क्या नाम है इनका? पुरुषोत्तम रूपाला। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? ये NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। और ये आयोजन करवा कौन रहा था? यानी ये जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा, दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि तथा समग्र विकास के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना इसका उद्देश्य था। तो ये आपने जाना जो प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बारे में। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है नामसाई घोषणा। चर्चा में रहा है और न्यूज़ में रहा है, बहुत चर्चा में उस तरह नहीं रहा लेकिन फिर भी न्यूज़ में रहा है। और ऐसे छोटे छोटे नाम या ऐसे छोटी छोटी घोषणाएं चर्चा में आ जाती हैं तो यूपीपीएससी में ऐसे पूछ लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि यार ये तो किसी करंट अफेयर में था ही नहीं, और मैंने इसको काफ़ी खोजा तब मुझे मिला है ये। तो हुआ क्या है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा का विवाद चल रहा था कई गाँवों को लेकर। उनको कुछ असम दावा कर रहा था कि ये गांव हमारे क्षेत्र में आते हैं और अरुणाचल प्रदेश कह रहा था कि नहीं ये गांव हमारे क्षेत्र में आते हैं। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा था। तो उन विवादों के बीच में कई सारी बैठकें हुई हैं और उन बैठकों का एक नतीजा निकला है नामसाई घोषणा के रूप में। अब नामसाई घोषणा इसका नाम क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामसाई। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है नामसाई और वहीं पर बैठक होती थी। तो इसीलिए वहाँ पर जो घोषणा हुई, जो हस्ताक्षर हुए, उसको नामसाई घोषणा कह दिया गया। तो असम के सीएम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने अरुणाचल के नामसाई में विवादों पर अपनी तीसरी बैठक की थी अभी, और बाद में उन्होंने संयुक्त रूप से नामसाई घोषणा जारी किया। और घोषणा की थी जुलाई 2022 में। तो घोषणा हुई कहाँ पर थी? ये अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुई थी। ठीक है। और हस्ताक्षर किसने किसने किया था? तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। क्या नाम है इनका? पेमा खांडू। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं इस घोषणा पे। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए ये समझौता हुआ है और अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग कर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में इसे अलग करके बनाया गया था। और 1987 से पहले ही इसे अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और फिर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आपसे सवाल चर्चा में है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सवाल ये भी बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस राज्य से अलग हुआ था? ये असम से अलग होकर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है शुभंकर जागृति। शुभंकर आप समझते हैं? शुभंकर मतलब एक वो कार्टून नहीं होता है, किसी भी खेल का शुभंकर, किसी भी नए आयोजन का शुभंकर, तो एक शुभंकर बनाया जाता है जो मतलब एक प्रकार का लोगो टाइप जैसे बन जाता है। वो किसी भी आयोजन में उसका एक प्रदर्शन करता है। तो ये जो शुभंकर है, ये जागृति नाम का एक शुभंकर अभी जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, क्यों जारी किया गया है, वो देख लीजिए।
तो उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है उसने शुभंकर जागृति नाम का जो शुभंकर है वो जारी किया है। क्यों जारी किया है? ताकि उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाया जा सके और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसकी टैगलाइन क्या है? जागो ग्राहक जागो। आपने टीवी में खूब सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। ये उपभोक्ता मंत्रालय का, ये उपभोक्ता मामलों के विभाग का ये टैगलाइन है और उसने शुभंकर जारी किया है जागृति नाम का। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा इस शुभंकर का? तो इस शुभंकर का उपयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान, जिनमें हॉलमार्किंग है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जिसको 1915 है, और जो बांट होते हैं ना, बांट माप, इनके जो अधिनियम है इनके प्रावधानों के लिए, और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के जो निर्णय है और शिकायत पर टिप्पणियों के लिए, इनको जागरूकता पैदा करने के लिए, यानी कि उपभोक्ता विभाग के मामलों से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो माप तौल हो, चाहे ग्राहकों की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार का मतलब आपको शिकायत करनी हो, उन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये शुभंकर जारी किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है जागृति शुभंकर के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा। कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा का मतलब ऐसा हवाई अड्डा जहां पर से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा अब, ठीक है। तो ये पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां बिल्कुल कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो कौन सा हवाई अड्डा है? वो हवाई अड्डा है भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया लद्दाख का लेह हवाई अड्डा। क्या है? लेह हवाई अड्डा। लद्दाख का लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा बन गया है और भारत के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। और नए एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग को गर्म और ठंडा करने के लिए भूतापीय प्रणाली और सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट के संस्करण का उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं कि जितने भी एयरपोर्ट होते हैं वो पूरी तरह एयर कंडीशनड होते हैं। अब एयर कंडीशन करने के लिए वहाँ पर एसी लगी होगी, और एसी से आप अच्छी तरह जानते हैं कि खूब ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब वो गर्मी फेंकता है और ढेर सारी ऊर्जा की खपत करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी खूब होता है। तो लेह का जो एयरपोर्ट है उसको इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ पर एयर कंडीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर जो सौर प्रणाली है, फोटोवोल्टेइक सेल है और भूतापी प्रणाली है, इससे एयरपोर्ट के टेम्परेचर को कम और ज़्यादा अपने आप किया जा सकेगा, ठीक है। तो जो लेह हवाई अड्डा है उसका पूरा नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लेह। क्या नाम है? कुशोक बाकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लेह, इसका पूरा नाम है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख को कार्बन तटस्थ केंद्रशासित प्रदेश बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप लिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प दिया था कि हमें लेह को कार्बन तटस्थ बनाना है। तो अभी लेह खूब चर्चा में है, लेह लद्दाख खूब चर्चा में है। क्यों? सोनम वांगचुक जी की वजह से, जो वहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये वाला करंट अफेयर भी ध्यान रखिएगा। और लेह से संबंधित, लद्दाख से संबंधित आपको जितने भी तथ्य मिले वो सब अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि खूब चर्चा में है इस समय लेह लद्दाख, ठीक है। तो इससे प्रतिवर्ष 900 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये जो काम किया जा रहा है इससे 900 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनटीपीसी की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण। तो एनटीपीसी ने ऐसी कई सारी योजनाएं चलाई हैं जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो एनटीपीसी मेनली क्या काम करता है? वो कोयला जलाकर विद्युत बनाता है, लेकिन वो अब बहुत सी ऐसी परियोजनाएं भी अब धीरे धीरे चला रहा है जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। ग्रीन एनर्जी क्या होती है? जो बिना कार्बन उत्सर्जन के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, तो उसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। तो अभी उसने कई सारी परियोजनाएं लॉन्च की है एनटीपीसी ने, और इन परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। और अवसर क्या था? उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य @2047 2047 तक भारत को उज्ज्वल भविष्य पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उसी के तहत ये उद्घाटन किया गया है एनटीपीसी की विभिन्न जो ग्रीन परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। तो जो परियोजनाएं हैं उनमें सबसे पहली परियोजना है तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ठीक है। ये तेलंगाना में एनटीपीसी की द्वारा स्थापित किया गया है। और एक प्रोजेक्ट केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और 735 मेगावाट की नोध सौर परियोजना राजस्थान में चलाई जा रही है एनटीपीसी के द्वारा।
ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना लेह में चलाई जा रही है एनटीपीसी के द्वारा। प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाने की एक परियोजना चलाई जा रही है गुजरात में एनटीपीसी के ही द्वारा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का उद्घाटन भी किया था। आप जानते हैं एक सोलर रूफटॉप योजना चल रही है, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसका उद्घाटन भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अवसर पर किया था। तो आपने ये सारी योजनाएं जानी, परियोजनाएं जो एनटीपीसी द्वारा चलाई जा रही हैं। और एनटीपीसी द्वारा स्थापित रामगुंडम जो पहली परियोजना है तेलंगाना में, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होता है? जो किसी नदी या बहुत बड़े जल स्रोत में तैर रहा होता है। एक ऐसा सोलर प्लांट जो किसी जल स्रोत में तैरता है उसको फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहते हैं। तो रामागुंडम जो तेलंगाना का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो भारत का सबसे बड़ा अब तक का सोलर प्लांट है। तो लगे हाथ हम विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी देख लेते हैं, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो विश्व का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट परियोजना है, ये अगस्त 2022 में एक समझौता किया गया है कि इसको बनाया जाएगा। अभी तैयार नहीं हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है, एक अभी समझौता हुआ है। किसके किसके बीच समझौता हुआ है, क्या समझौता हुआ है, वो देख लेते हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, इसका नाम क्या है? जो अभी विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनेगी, उसका नाम है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और ये पहली और दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना बनेगी। मध्य प्रदेश की पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना होगी और विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना होगी। यह फ्लोटिंग सोलर संयंत्र खांडवा को मध्य प्रदेश का एक ऐसा एकमात्र जिला बना देगा जहां पर तीनों प्रकार के संयंत्र हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के खांडवा में अब तीनों प्रकार के संयंत्र स्थापित हो जाएंगे। कौन सा? एक थर्मल पावर संयंत्र, दूसरा हाइडल पावर संयंत्र और तीसरा सोलर पावर संयंत्र। तो अब खांडवा में तीनों प्रकार के संयंत्र स्थापित हो जाएंगे। खांडवा से 4000 मेगावाट से अधिक विद्युत का, 4000 बहुत ज़्यादा होता है, 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन खांडवा जिले में होगा मध्य प्रदेश से। और पीपीए हेतु, पीपीए मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इसके हेतु समझौता जो हुआ है वो किसके किसके मध्य हुआ है? ये मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और एसजेवीएन एनजेडीसी लिमिटेड तथा एएमपी एनर्जी के मध्य, ये इन कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है कि ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है वो स्थापित करेंगे। कहाँ पर स्थापित करेंगे? मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी पर, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की ओर। आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और कब किया गया था? सितंबर 2022 में। और इसका टारगेट क्या है? क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि भारत ने एक टारगेट फिक्स किया है कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। भारत से टीबी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा 2025 तक। वैसे ही एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया था पूरे विश्व से टीबी को उन्मूलन करने के लिए, टीबी खत्म करने के लिए। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है 2030 तक। सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार विश्व से टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का लक्ष्य है। और भारत का लक्ष्य क्या है? 2025 तक। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत का जो अभियान है उसकी परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को टीबी के इलाज में समर्थन देने और टीबी के उपचार की दिशा में देश की प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए की गई है। और इस अभियान के अहम हिस्से के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निक्षय मित्र नाम की पहल भी शुरू की है। इस पे मैं पहले ही एक करंट अफेयर बना चुका हूँ, निक्षय मित्र, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने एक निक्षय मित्र पहल शुरू की है, वो भी टीबी के लिए है। तो ये आज के 10 टॉपिक रहे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। यह यूपीपीसीएस 2023 के लिए चलाई जा रही टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज का 30वां पार्ट है, आखिरी मतलब 30वां पार्ट है। और इसके पहले 29 पार्ट कवर किए जा चुके हैं, 290 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। 291वां टॉपिक क्या है वो देखते हैं। 291वां टॉपिक है नालसा का नागरिक सेवा केंद्र। नालसा क्या है? नालसा एक संस्था है जो राष्ट्रीय सहायता प्रदान करती है विधिक क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय विधिक जो सहायता केंद्र है, ये
संगठन है ये, इसका अभी नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो सितंबर 2022 में किया गया है। और उद्घाटन किया किसने है? तो उस समय सितंबर 2022 में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित, कौन थे? यूयू ललित, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन हुआ कहाँ है? तो नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में, नई दिल्ली में एक जैसलमेर हाउस नाम का एक जगह है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और नालसा कब का, जो नालसा संगठन है, नालसा जो एक संस्था है, इसका गठन कब किया गया था, इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण दिसंबर 1995 में, कब? दिसंबर 1995 में इसका गठन किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो नालसा के गठन का जो उद्देश्य है वो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालतों का आयोजन करना है। नालसा का गठन क्यों किया गया था? नालसा का गठन जो समाज के कमजोर लोग हैं, जो मतलब कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, भाई उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो वकील हायर कर सकें, कोर्ट के चक्कर लगा सकें, तो उनको विधिक सहायता प्रदान करने के लिए नालसा का गठन किया गया था। और नालसा एक और काम करता है, जो लोग आपस में समझौता करना चाहते हैं उनके लिए लोक अदालतों का आयोजन भी करता है नालसा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है नालसा के जो एक नागरिक सेवा केंद्र खोला गया इसके बारे में, और नालसा के बारे में मैंने आपको कई बातें बता दी कि इसका गठन कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भारत का पहला वर्चुअल स्कूल। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल मतलब कि आप घर बैठे पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पर घर पे ही आपको सारी शिक्षा प्रदान की जाएगी किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो इसका शुभारंभ कब हुआ है? अगस्त 2022 में। कहाँ हुआ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में किया गया है। और इस स्कूल का नाम क्या होगा? जो वर्चुअल स्कूल है इसका नाम होगा दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। क्या नाम होगा इसका? दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। और ये किस बोर्ड से जुड़ा होगा? क्या ये सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा होगा कि यूपी बोर्ड से जुड़ा होगा? ये भाई दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दिल्ली का अपना एक बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उससे जुड़ा होगा। और इसमें बच्चे किस क्लास के बच्चे पढ़ेंगे? तो इसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के वो विद्यार्थी पढ़ेंगे जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। होता ये है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो कक्षा 8 के बाद उनके माँ बाप आगे नहीं पढ़ा पाते हैं, कहते हैं भाई चुपचाप काम में लगो, घर के काम काज में हाथ बटाओ। तो ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी वजह से। तो ऐसे बच्चों जो कक्षा 9 से 12 के बच्चे हैं उनके लिए ये वर्चुअल स्कूल दिल्ली ने खोला है, दिल्ली में खोला गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। हालांकि जो NIOS है वो ये बात कहता है कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल 2021 में ही केंद्र सरकार के द्वारा खोला जा चुका है। तो थोड़ा सा विवाद है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आता है कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कौन सा है, तो अगर दिल्ली का ऑप्शन रहे तो आप दिल्ली वाला डालिएगा, और नहीं तो NIOS का तो पहले से है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। यूपी PCS वाले बिल्कुल सतर्क हो जाएं इसमें, क्योंकि ये यूपी PCS का करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में, कहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यही कि कहाँ पर ये स्थापित किया गया है, ये अयोध्या में स्थापित किया गया है। पिछले साल सवाल पूछा गया था ठीक है ऐसा ही स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में, ठीक है। तो इस साल भी पूछा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अयोध्या में इसको बनाया है, इसका उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और इसको जो है ये किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी स्वामी रामानुजाचार्य की है। किसकी? स्वामी रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने इसका अनावरण या इसका उद्घाटन करते हुए कहा था कि हमारे वेद, उपनिषद और भारतीय ऋषियों के पवित्र उपदेश हमें एक इकाई दृष्टि प्रदान करते हैं और हमें लोक कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा था। तो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी किनकी प्रतिमा है? ये रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। कहाँ स्थापित की गई है? अयोध्या में स्थापित की गई है। ये दो बातें खास रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी अनावरण की तिथि अक्टूबर 2022 थी। अनावरण कहाँ किया गया है? तो अम्मा जी मंदिर परिषद, एक अम्मा जी मंदिर परिषद है अयोध्या में, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। अनावरण किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और कब किया गया था? जब रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस दिन इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट हुआ था।
पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट हुआ था 2022 का। तो ये कहाँ पर हुआ था, किसके द्वारा ये आयोजन किया गया था, ये देख लीजिए उसका उद्देश्य क्या था। सॉरी, इसका आयोजन स्थल था दीनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान से सुने। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट कहाँ हुआ था, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी में कहाँ, दीनदयाल हस्तकला संकुल जो केंद्र है, व्यापार केंद्र संग्रहालय, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। बहुत ध्यान रखिएगा यूपी पीसीएस के लिए। और आयोजन किया क्या गया था, नवंबर 2022 में। और किसके द्वारा आयोजन किया था, आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अंतर्देशीय मतलब जो नदियों के माध्यम से जो व्यापार होता है, जो जलमार्ग होता है, उसको जो एक प्राधिकरण नियंत्रित करता है, उसका नाम है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। उसी के द्वारा इसे ये आयोजन किया गया था। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका पूरा नाम है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। इसने इसका आयोजन किया था। कहाँ किया था, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जल मार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, कहाँ उद्घाटन किया गया, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। इस सम्मेलन के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों, उद्योग व थिंक टैंक के जो प्रमुख हितधारक हैं, उनको राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर विचार साझा करने और उस पर विचार परिचर्चा करने हेतु एक नेटवर्किंग मंच प्रदान करने के लिए ये समिट आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मेले का जो मेन फोकस राज्य था वो उत्तर प्रदेश और केरल था। अब उत्तर प्रदेश फोकस राज्य था तो इसके बारे में पूछना बहुत स्वाभाविक बात है। तो इसका आयोजन कब हुआ था, तो नवंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन किसने किया था, तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसका आयोजन किया था। आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कहाँ, प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था। और इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम थी। और फोकस राज्य कौन से थे, तो उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यूपी पीसीएस 2023 वालों। भागीदार राज्य कौन से हैं, जो कौन से राज्य जिन्होंने भागीदारी की थी, तो महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, इन 3 राज्यों ने इसमें भागीदारी की थी। और कौन कौन से देश सम्मिलित हुए थे इस व्यापार मेले में, अफगानिस्तान सम्मिलित हुआ था, बांग्लादेश सम्मिलित हुआ था, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, यूके और यूएई, ये 12 देश सम्मिलित हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया था, फोकस राज्य कौन सा था, ये सब बातें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव। अभी हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो आपसे हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो पॉलिटी के सवाल हैं और हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं चुनाव के बारे में भी और हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी। तो ये मतदान हुआ कब था, ये हुआ था नवंबर 2022 में और एक ही चरण में हो गया था। कुल कितना मतदान हुआ, 65.92% मतदान हुआ है टोटल। और मतदान की जो तिथि ये मतगणना कब हुई थी, दिसंबर 2022 में हुई थी और इसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो पॉलिटी का सवाल पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, या फिर कई राज्य दे दिए जाएंगे एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी विधानसभा सीटें दे दिया जाएगा और आपको मिलान करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको राज्यों की विधानसभा सीटें याद होनी चाहिए और खासकर जिन जिन राज्य जो राज्य चर्चा में हैं, जैसे गुजरात में चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है और दिल्ली में अभी स्थानीय चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। तो ऐसे जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उन राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी विधानसभा सीटें याद होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में दूसरी चीज़ें ये है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीत गई है और कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश संसद द्वारा दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास करके इसको
25 जनवरी 1971 को नया राज्य बनाया गया था। हिमाचल राज्य कब बनाया गया था? ये 25 जनवरी 1971 को बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो करंट का टॉपिक है वो है गुजरात विधानसभा चुनाव। अब जाहिर सी बात है, हिमाचल का चुनाव हुआ था तो हिमाचल के बारे में हमने पढ़ा, तो गुजरात का चुनाव हुआ था, गुजरात के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ये चुनाव हुआ कब था? तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में हुआ था। मतदान कितना हुआ? 64.33% हुआ है। गुजरात में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं बताइए? 182। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 182 विधानसभा सीटें हैं गुजरात में। और भाजपा ने यहाँ पर जीत हासिल की है और एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। इसलिए याद रखिएगा कि भाजपा जीत के साथ गुजरात में लगातार सातवीं बार जीत रही है भाजपा। यानी कि 7 पना 35, पिछले लगभग 30 सालों से, पिछले 30 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार है और अब 35 साल तक चलेगी वहाँ पर, ठीक है। और भाजपा गुजरात में 1995 से लगातार सत्ता में है। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है? वही पुराने वाले भूपेंद्र पटेल जी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। जो 2023 का गणतंत्र दिवस है वो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? हालांकि आप सबको पता होगा, खूब चर्चा में रहे हैं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है इनका? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ये 26 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, ठीक है ना, होंगे नहीं थे। और यह पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के वो बने हैं, मुख्य अतिथि बने हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि वर्ष 2021 और 22 के जो गणतंत्र दिवस हुए थे उनमें किसी को मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। एक बार ब्रिटेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो भी नहीं आ पाए थे कोरोना की वजह से। और उसके बाद अगले साल भी कोई अतिथि नहीं आए थे, तो 2 साल लगातार कोई अतिथि नहीं थे हमारे गणतंत्र दिवस में। और वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस में कौन थे? तो वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। और वर्ष 2022 में भारत और मिस्र अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। और वर्ष 2022-23 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में मिस्र को विशिष्ट अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार G20 समिट की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, और भारत ने मिस्र को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है सांसद खेल महाकुंभ। सांसद खेल महाकुंभ, इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, और इसमें और क्या मुख्य तथ्य है वो देख लीजिए। तो इसका उद्घाटन बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती में किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांसद खेल उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? सांसद जो खेल महाकुंभ है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। और उद्घाटन की तिथि का है, कब उद्घाटन किया गया है इसका? तो इसका उद्घाटन किया गया है जनवरी 2023 में। कब? जनवरी 2023 में इनका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किया किसने है? तो नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, तो ये तो और इम्पोर्टेंट हो गया। बस्ती जिले में इसका उद्घाटन किया गया है सांसद खेल महाकुंभ का। और आयोजन का जो प्रथम चरण है वो 10 से 16 दिसंबर के बीच में, और दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी के बीच में चलेगा, ठीक है। और आयोजनकर्ता कौन है? तो आयोजन किया था लोकसभा सांसद, बस्ती के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने। किसने? बस्ती के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने इसका आयोजन करवाया था। और इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, शतरंज आदि गेम खेले जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेन जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए वो ये है कि बस्ती उत्तर प्रदेश में इस बार का खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और आखिरी टॉपिक की ओर। हमारा आखिरी टॉपिक है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी दिन राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का भी आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो इसी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का भी आयोजन किया गया। कब तक किया गया? तो 12 से 16 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ आयोजन किया गया था? तो भाई साहब ये हुबली, धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुबली नामक स्थान पर इसका आयोजन
किया गया था। कहाँ किया गया था? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुबली नामक स्थान पर। और उद्घाटन किया किसने है? तो उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस महोत्सव की थीम क्या थी? तो थीम थी विकसित युवा विकसित भारत, और ये 26वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। अब तक 25 संस्करण युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव के हो चुके हैं और ये 26वां संस्करण था। और इसका समापन जो है हुआ था वो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। और इसके अलावा तो ये आपने जान लिया राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में। कहाँ आयोजित किया गया था? कर्नाटक के हुबली में। तो ये आज के पूरे 10 टॉपिक कवर हो गए हैं। पूरे 300 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं दोस्तों। पूरे 300 टॉपिक स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी फिर से बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि देख लीजिएगा, जब मैगजीन आएगी ना दृष्टि वाली, यूपी पीसीएस के लिए लोग दृष्टि की मैगजीन पढ़ते हैं ना, वो दृष्टि की आंख वाली मैगजीन, जब वो मैगजीन आएगी ना तब आप पाएंगे कि शायद ही कोई करंट अफेयर छूटा होगा हमसे जो उसमें ना हो। ठीक है, इसलिए इसी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि वो लास्ट के 10 या 15 दिन में आती है और वो पूरी ठीक से याद नहीं हो पाती है, पूरी ठीक से कोई पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए हम ये पहले से इसका पूरा करवा रहे हैं। तो इसको करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले पार्ट में। धन्यवाद।